सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नमस्कार। आज हम आरपीएससी के द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पर दोस्तों चर्चा कर रहे हैं और हम आज एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धति। ये आरपीएससी के द्वारा जारी जो पाठ्यक्रम है उसके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत दूसरी यूनिट है जिसमें अपन इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पूर्व आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर कितने हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यहाँ विशेष तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर में ये 13 चैप्टर दिए हुए हैं। हालांकि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भी समान रूप से उपयोगी है, लेकिन ये जो कंटेंट दिए हुए हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से दिए हुए हैं। यही चैप्टर लगभग समान रूप से यूजीसी नेट के अंतर्गत उपयोगी रहेंगे, जिसमें देखिए जो पहला जो हमारा इसमें चैप्टर है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत अनुसंधान का अर्थ, प्रकार और महत्व, मीनिंग, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, हमारा ये पहला चैप्टर है। ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर अनुसंधान दृष्टिकोण, निगमनात्मक और आगमनात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान की अवधारणा, जिसमें रिसर्च अप्रोचेज, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो अपन डिटेल बात करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या की पहचान, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। नेक्स्ट जो चौथा चैप्टर है अनुसंधान डिजाइन, या अपन यूँ भी कह सकते हैं अनुसंधान प्रारूप भी कह सकते हैं। पांचवा चैप्टर है टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, यानी आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों का संग्रहण, प्रश्नावली और अनुसूची, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये 5 चैप्टर यहाँ हैं। नेक्स्ट छठा जो चैप्टर है अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान के तरीके, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड। नेक्स्ट जो 7वां है वह है बाइवेरिएट एंड मल्टीवायरेट एनालिसिस, द्विचर और बहुभिन्न रूपी विश्लेषण। 8वां सैम्पलिंग फंडामेंटल एंड सैम्पलिंग डिजाइन। नेक्स्ट है डेटा विश्लेषण या आंकड़ों का विश्लेषण। 10वां चैप्टर व्याख्या और रिपोर्ट लेखन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। 11वां चैप्टर आपके साहित्यिक चोरी है। 12वां चैप्टर रिसर्च एथिक्स या अनुसंधान नैतिकता। और जो 13वां चैप्टर है साइटिंग ऑफ रेफरेंस, संदर्भों का उदाहरण। ये हमारे एक थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी सेकंड यूनिट है। हालांकि यही जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में भी आती है। यहाँ जो अपन जो डिटेल जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दोस्तों पूरी की पूरी जो चर्चा कर रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ बात कर रहे हैं। और यदि हम विगत प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो लगभग इस यूनिट से लगभग 10 या 11 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। जैसे अपन 2022 के पेपर की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके सिलेबस को और विगत प्रश्न पत्र को देखते हैं तो लगभग 10-11 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इस यूनिट को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अटेम्प्ट नहीं करने का कई कारण है कि एक तो हो सकता है कंटेंट नहीं मिलता हो बच्चों को, या हो सकता है पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये अनुसंधान से रिलेटेड है। ये मैं कहना चाहूँगा ये बहुत इजी है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम इसकी पूरी डिटेल बात करने जाएंगे। तो ये जो 10-11 क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण है। 10-11 क्वेश्चन मेरिट निर्धारण में बहुत ही भूमिका निभाते हैं। तो आइए दोस्तों अपन इन 10-11 क्वेश्चन को किस तरह से सही करें, आप हमें फॉलो कीजिए। आज जो पहला चैप्टर हमारा ये दिया हुआ है
अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ, प्रकार और महत्व। हमें इसको डिटेल करना है और डिटेल करने के लिए देखिए, सबसे पहले मीनिंग, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। सबसे पहले तो इसका मतलब होना चाहिए कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च ये इंग्लिश शब्द है। यदि अपन इनको इसकी संधि करते हैं तो री प्लस सर्च, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार, शाब्दिक अर्थ, और सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च का मतलब क्या होगा? खोजना। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ यानी बार बार खोजना, मीन्स ज्ञान की खोज करते रहना। जो भी हमारे पास तथ्य दिए हुए हैं उनको बार बार खोजना, उनकी सर्च करना, वही क्या है? रिसर्च। या दूसरे शब्दों में अपने यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा शोध को एक विशिष्ट विषय पर प्रासंगिक जानकारी के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से खोजना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना। ज्ञान की खोज करना, ज्ञान की खोज करना ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। या इसी को अपन क्या कहेंगे? शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। ज्ञान की खोज करना ही क्या कहलाता है? शोध या अनुसंधान कहलाता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से सिस्टमेटिक रूप से, विधिवत रूप से नवीन ज्ञान की खोज करना या उसकी गवेषणा करना, वो क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। इसमें देखिए दोस्तों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। मुख्य रूप से अगर अपन देखते हैं तो अपन बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर वैज्ञानिक के संदर्भ में अपन बात करेंगे। यहाँ पर एलवी रेडमैन ने, वैज्ञानिक एलवी रेडमैन, इनके शब्दों में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहा जाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान कहा जाता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, टू गेन न्यू नॉलेज। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। इसी संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे, ये रेडमैन साहब। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया, लेकिन जो मुख्य रूप से बात करें उनकी बात करें, C.A. मोसर, C.A. मोसर, इनके अनुसार यदि बात करें तो अपन यूँ कह सकते हैं कि शोध एक व्यवस्थित अनुसंधान है। शोध एक व्यवस्थित अनुसंधान है।
शोध एक व्यवस्थित अनुसंधान है। शोध एक व्यवस्थित अनुसंधान है जिसका उद्देश्य विभिन्न घटनाओं और घटनाओं या समस्याओं के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति। शोध एक व्यवस्थित अनुसंधान है जिसका उद्देश्य विभिन्न घटनाओं या समस्याओं के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति है। ये कौन कहते हैं? वैज्ञानिक मोसर कहते हैं। यानी रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट वेरियस फिनोमेना एंड प्रॉब्लम। कहने का मतलब शोध एक तरह से व्यवस्थित अनुसंधान है जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में जो समस्या है या जो कोई घटना है उसके संबंध में ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। तो दोस्तों, आप इनकी परिभाषाओं को लेकर के भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यहाँ जो मुख्य रूप से है ये शोध की परिभाषाएं हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ कि शोध के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च शोध के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अगर अपन पूरी बात करें, किसी भी शोध या अनुसंधान का जो मेन उद्देश्य होता है अज्ञात तथ्य का पता लगाना, यानी किसी क्षेत्र विशेष में उस अज्ञात तथ्य का पता लगाना जो छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। यही इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। उस अज्ञात तथ्य का पता लगाना। अब देखिए, अज्ञात तथ्य का पता लगाना जो छिपा हुआ है, जो छिपा हुआ है, जो क्या है? छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। जैसे अपन बात करें, सन 1965 के लगभग भारत में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी। एक समस्या थी। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करना प्रारंभ कर दिया
कि हम इस देश में खाद्यान्न की समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं, हम इस देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने अनुसंधान रिसर्च कार्य प्रारंभ किए और रिसर्च के तहत विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास किया, जिसमें अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, जिसमें कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियां, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहन करने वाली प्रजातियां, जिसमें अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां शामिल की गई और सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का अनुसंधान किया और उनका प्रयोग किया। और स्थिति यह आई कि हरित क्रांति का प्रादुर्भाव जैसे ही हुआ तो धीरे धीरे पूरा देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया और आज सन 2023 में भारत में खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है, जबकि भारत की आबादी अभी हाल ही अगर अपना आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में हम भारत में जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार हम प्रथम स्थान पर अभी चल रहे हैं। मीन्स चाइना को भी अपन पीछे छोड़ चुके हैं एक नवीनतम जानकारी के अनुसार। मीन्स दुनिया की सर्वाधिक आबादी को आज भारत खाद्यान्न आपूर्ति कर रहा है। अब ये जो खाद्यान्न आपूर्ति कर रहा है एक तरह से ये अनुसंधान का ही परिणाम है। अनुसंधान का परिणाम का मतलब कि उन्होंने तत्कालीन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का डेवलपमेंट किया और आज संपूर्ण भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। तो देखिए, उस अज्ञात तथ्य का पता लगाना जो छिपा हुआ और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया, यानी तत्कालीन परिस्थिति में उसको खोजा नहीं गया, लेकिन बाद में एक हरित क्रांति के माध्यम से हमने संपूर्ण देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान करवाई। ये संबंधित कृषि वैज्ञानिकों का अनुसंधान का ही परिणाम है या उसी का योग है। हम इसके द्वारा उद्देश्य के अंतर्गत अगर देखें तो प्रारंभ में जितने तथ्यों के बारे में यदि कोई गलत धारणा थी तो उसका निराकरण हो जाता है। जैसे प्रारंभ में मानसून वर्षा के योगदान में हम हिमालय पर्वत को दीवार के रूप में उपस्थिति को प्रमुख कारण मानते थे कि भारत में जो वर्षा होती है, जो मानसून आने का कारण हिमालय पर्वत है। लेकिन नए नए अनुसंधान हुए, नई नई शोध और रिसर्च हुई, नए तथ्य एकत्रित किए गए और एक नई अवधारणा सामने आई कि नहीं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में मुख्य रूप से जेट स्ट्रीम, अल्निनो और लानिनो का प्रमुख योगदान है। मीन्स एक तरह से अनुसंधान है, ये अनुसंधान का परिणाम है। इसी प्रकार से भावी विकास योजनाओं की रूपरेखा शोध प्रक्रिया का ही परिणाम है। हरित क्रांति अभी बात कर रहे थे या श्वेत क्रांति इस बात का प्रमाण है कि हमें भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अनुसंधान का जो उद्देश्य है एक तरह से उस अज्ञात तथ्य का पता लगाना है जो छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। तो हमें तमाम इन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए हम संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए अनुसंधान कार्य करते हैं। अब जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो देखिए दोस्तों, एक निर्धारित स्टेप होते हैं, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसको अपन अनुसंधान के सोपान बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के या शोध के सोपान, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कि हमें किसी भी अध्ययन क्षेत्र में हमें अनुसंधान करना है तो हम कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
सबसे पहले तो दिए गए जो क्षेत्र है उसमें हम समस्या का चयन करेंगे। ये सीक्वेंस में थोड़ा याद रखेंगे आप। सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे कि उसकी समस्या क्या है। समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हम समस्या का चयन करेंगे। शोध का प्रथम कार्य अध्ययन क्षेत्र व उससे संबंधित समस्या का चयन करना होता है। जैसे आज हमारे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण एक समस्या है, डेजर्टिफिकेशन एक समस्या है। अब हमें उस पर अनुसंधान करना है कि इस डेजर्टिफिकेशन को, इस मरुस्थलीकरण को हम कैसे रोकें। इसी प्रकार से आज बढ़ती आबादी के कारण या नगरीकरण की वजह से शहरों पर मानव अधिवास का दबाव बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अधिवास में पर्यावरणीय समस्या आ रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि अपन अनुसंधान किस एरिया में कर रहे हैं और हमारी कौन सी समस्या है जिसे हमें दूर करना है। तो सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है। जब भी रिसर्च की बात आती है तो पहला जो स्टेप आप लेंगे, क्या करेंगे, समस्या का चयन करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड जो स्टेप है उसमें परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना का प्रतिपादन। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो आपने समस्या पर, जिस समस्या पर आप स्टडी करने जा रहे हो, जैसे नगरीकरण की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, परिवहन की समस्या है, मान लीजिए कहीं जल की समस्या है, कहीं बाढ़ की समस्या है, कहीं सूखे की समस्या है, तो उस समस्या के संभावित समाधान और संभावनाओं के बारे में हम पहले ही विचार करें कि इसका संभावित समाधान क्या है। उसे अपन क्या कहते हैं, परिकल्पना। यानी पहले हम विचार कर लें कि इसका इस समस्या का समाधान ऐसा हो सकता है। तो ये सेकंड स्टेज है, समस्या के संभावित समाधान व संभावनाओं के कथन से संबंधित होती है। इसे ही परिकल्पना कहते हैं, इसे परिकल्पना कहते हैं। यानी समस्या के संभावित समाधान, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो जो सेकंड स्टेप आती है वो परिकल्पना का प्रतिपादन। फिर उसके बाद में तीसरी स्टेप शोध की रूपरेखा, डिजाइन ऑफ रिसर्च। शोध की रूपरेखा, शोध की रूपरेखा, डिजाइन ऑफ रिसर्च। डिजाइन ऑफ रिसर्च की शोध की रूपरेखा, इसमें शोध विधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मात्रात्मक तकनीकों, सर्वेक्षण की विधि व अध्ययन के विभिन्न स्रोतों के बारे में स्पष्ट किया जाता है कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस किस तरह की विधियों को प्रयोग में लाएंगे, कौन कौन से तकनीकी संसाधनों को प्रयोग में लाएंगे, सर्वे का हमारा मेथड क्या रहेगा, इसके बारे में अपन दोस्तों इस पर विचार करते हैं। फिर साहित्य नंबर 4, साहित्य का
पुनरावलोकन, साहित्य का पुनरावलोकन, पुनरावलोकन यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। डिजाइन ऑफ रिसर्च के बाद में चौथी स्टेप आती है ये, जिसमें हम शोध समस्या से संबंधित उस साहित्य का क्रमबद्ध अवलोकन प्रस्तुत करते हैं, उस साहित्य का क्रमबद्ध अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। फिर पांचवी स्टेज आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन, ये पांचवी स्टेप है डाटा कलेक्शन। हम बात करेंगे डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का संकलन करेंगे। जिस समस्या को लेकर के अपन अध्ययन कर रहे हैं, दिए गए अध्ययन क्षेत्र में वहाँ के अलग अलग आंकड़े हम प्राप्त करेंगे, प्रशासन से प्राप्त करेंगे या प्राथमिक आंकड़ों से प्राप्त करेंगे या द्वितीयक आंकड़ों से प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। 6 नंबर पर आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। और फिर उसके बाद जब विश्लेषण हम कर लेंगे तो फाइनली दोस्तों हम निष्कर्ष पर पूछेंगे, कंक्लूजन पर पूछेंगे और एक सुझाव प्रस्तुत हम करेंगे। निष्कर्ष और सुझाव कि क्या निष्कर्ष एवं सुझाव। कि निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन। तो देखिए, अनुसंधान के सोपान के अंतर्गत दोस्तों हम अलग अलग स्टेप को यहाँ प्रयुक्त करेंगे। सबसे पहले हम समस्या का चयन करेंगे कि समस्या क्या है उस एरिया की। फिर उसके समाधान के लिए हम एक हाइपोथेसिस की परिकल्पना करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर शोध की रूपरेखा, डिजाइन ऑफ रिसर्च। फिर साहित्य का पुनरावलोकन, रिव्यू लिटरेचर। फिर आंकड़ों का संकलन करेंगे। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब आंकड़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, सारणीकरण करेंगे। और जो 7वें नंबर पर फिर निष्कर्ष और सुझाव, कंक्लूजन सॉल्यूशन अपन पेश करेंगे। मीन्स शोधकर्ता या शोधार्थी आंकड़ों व मानचित्रों के विश्लेषण एवं परिणाम के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन करता है और समस्याओं के निदान के लिए सुझाव देता है और नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके बाद में हम एक नवीन ज्ञान के रूप में अनुसंधान करते हैं। मीन्स एक नवीन ज्ञान की वृद्धि हमारे सामने पेश होती है। तो देखिए, जब भी हम अनुसंधान करेंगे तो अनुसंधान के दोस्तों ये स्टेप हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव दृष्टि से ये पूछे जाते हैं कि अनुसंधान के सोपान क्रमशः हैं: सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन। ये आपको ये 7 स्टेप क्रम से याद रखनी है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे शोध के प्रकार। नेक्स्ट, शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च। अपन यहाँ अलग अलग प्रकार की बात करेंगे। जो शोध कार्य हम उस अध्ययन क्षेत्र में करने जा रहे हैं, तो शोध कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि शोध के प्रकार कहलाते हैं, जो कि इस प्रकार है। वर्णनात्मक शोध, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। सबसे पहले अपन वर्णनात्मक शोध की बात कर रहे हैं, यानी वह शोध जो विभिन्न प्रकार के तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर किसी प्रकरण या घटना का अध्ययन प्रस्तुत करता है, उसे वर्णनात्मक शोध कहते हैं। यानी वह शोध जो विभिन्न प्रकार के तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर किसी प्रकरण या घटना का अध्ययन प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णनात्मक शोध कहते हैं। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि जो शोधार्थी होता है वो ऐसी वस्तुओं को मापना चाहता है, जैसे कि खरीदारी की आवृत्ति, लोगों की प्राथमिकताएं या इसी प्रकार के समान आंकड़े। या अपन यूँ कह सकते हैं कि वर्णनात्मक शोध में प्रयोग किए जाने वाले शोध के तरीकों में सभी प्रकार के सर्वेक्षण के तरीके शामिल हैं, जिन्हें हम तुलनात्मक और सहसंबंध के तरीके भी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो यहाँ हमें वर्णनात्मक शोध का मतलब ये है कि वो शोध जो विभिन्न प्रकार के तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किसी प्रकरण या घटना का अध्ययन प्रस्तुत करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? वर्णनात्मक शोध कहते हैं। दूसरा है विश्लेषणात्मक शोध। विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल जो रिसर्च है, इसमें शोधकर्ता को पहले से ही उपलब्ध तथ्यों या सूचनाओं का, यानी पहले से ही उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं का उपयोग करना होता है। या इसमें क्या होता है कि जो शोधार्थी है वो पूर्व में उपलब्ध आंकड़े, तथ्य और सूचनाओं के आधार पर संबंधित विषयों का मूल्यांकन करता है। यानी पहले से ही आंकड़े उपलब्ध होता है, केवल उन्हीं सूचनाओं के आधार पर संबंधित विषय का वो क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इसको अपन कहते हैं विश्लेषणात्मक शोध या एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तीसरा है व्यवहारिक शोध। तीसरा है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध। अप्लाइड रिसर्च का मतलब देखिए ऐसा है कि ऐसा शोध समस्त ज्ञान को उपयोगी बनाने में सार्थक होता है। वास्तव में शोध को तभी उपयोगी माना जाता है जब वो मानव समाज की प्रगति में सहायक हो। जैसे यदि कोई शोध ग्रामीण सेवा केंद्रों पर किया जाता है, तो शोधार्थी उनके वर्तमान स्तर और संख्या को बताने के साथ साथ ऐसे क्षेत्रों को निश्चित करता है जहां सेवा केंद्र के अभाव में विकास नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ ऐसे सेवा केंद्र को भी आइडेंटिफाई करता है जहां पर विकास तीव्र गति से हुआ है। तो हमें व्यवहारिक शोध का मतलब है कि वास्तव में उसका प्रभाव मानव जीवन पर हुआ या नहीं हुआ है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से
व्यक्ति को फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसको अपन क्या कहते हैं, व्यवहारिक शोध कहते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अनुसंधान। मौलिक शोध, मौलिक शोध, फंडामेंटल रिसर्च, इसको अपन कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब नवीन ज्ञान की वृद्धि करता है। इसमें नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तथ्यों की खोज और नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन होता है। 3 बात ध्यान रखना इसमें। फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, नवीन तथ्यों की खोज होती है, नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन होता है। मीन्स ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्रित करना मौलिक शोध कहलाता है। मतलब ज्ञान के लिए ज्ञान का संकलन करना ही मौलिक शोध कहलाता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि मौलिक शोध का उद्देश्य ऐसी सूचनाओं की खोज करना है जिनके पास व्यापक आधार हो और संबंधित नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने का एक अच्छा साधन हो। इसे ही अपन क्या कहेंगे, फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मानसून के बदलते तेवर ने उन कारकों व नियमों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की जिसके कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। पहले क्या था कि मानसून की उत्पत्ति के लिए हवाओं की दिशा को बदलने से जोड़ा जाता था, लेकिन अब नया जब अनुसंधान हुआ तो उसमें पाया कि हवाओं का कोई विशेष योगदान नहीं है, बल्कि जेट स्ट्रीम, अल्नीनो, लानीनो, इनकी वजह से भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। अतः मौलिक शोध का अर्थ यह है कि नए तथ्यों की खोज करना और उनको स्थापित करना। जैसे आज अगर अपन बात करें कि भारतीय मानसून को सर्वाधिक प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी कारक है, तो हम कहेंगे कि जेट स्ट्रीम, अल्नीनो या लानीनो है। तो एक तरह से मौलिक शोध का अर्थ का मतलब ये हो गया कि नए तथ्यों की खोज करना और इसको स्थापित करना, और जो पूर्व में जो तथ्य थे उनको विस्थापित करना, उनको वहाँ से हटाना। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान या शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये एक रेखीय होता है। इसमें संख्यात्मक तथ्य होते हैं। इसमें इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये मात्राओं के ऊपर आधारित माप है। मीन्स मात्रा के संदर्भ में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कोविड-19 की वजह से कितने लोग मारे गए, यानी उनकी संख्या को रिप्रेजेंट कर देगा कि उस क्षेत्र विशेष में इतने लोग मारे गए, वो एक संख्या आ जाएगी। इसको मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, गुणात्मक अनुसंधान या शोध, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी एक तरह से हम लक्षणों की बात करते हैं, हम गुणों की बात करते हैं, गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम मानव व्यवहार के कारणों की जांच करने में रुचि रखते हैं, यानी लोग कुछ चीज़ें क्यों सोचते हैं या करते हैं, हम अक्सर गुणात्मक शोध एक महत्वपूर्ण प्रकार प्रेरणा अनुसंधान की बात करते हैं। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य अंतर्निहित उद्देश्यों और इच्छाओं की खोज करना है। मीन्स हम व्यक्ति के गुणों के बारे में बात करते हैं, इसे अपन गुणात्मक अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट वैचारिक अनुसंधान।
वैचारिक अनुसंधान या शोध, कंसेप्चुअल रिसर्च, इसी को संकल्पना अनुसंधान भी कहते हैं, यानी विद्वानों के द्वारा पूर्व में दी गई संकल्पनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात नई संकल्पनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले जिन विद्वानों ने जो कंसेप्ट दिए हैं उनको विश्लेषित करने के बाद नई संकल्पनाओं को विकसित करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, मुख्य रूप से समय के साथ कि इनमें क्या बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट, आनुभविक अनुसंधान। आनुभविक अनुसंधान या शोध, एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पायरिकल रिसर्च का मतलब वह शोध जो अनुभव व अवलोकन के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो शोधार्थी के द्वारा अनुभव और अवलोकन के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें किसी सिद्धांत या तकनीकी को प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं लाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एम्पायरिकल, या इसे अपन क्या कहते हैं? आनुभविक शोध कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से ये प्रकार थे। अब कुछ अन्य शोधों के बारे में भी बात करते हैं। और भी शोध हैं, कुछ अन्य शोध। अन्य शोध का मतलब जैसे कि हमने एक तरह से मेडिकल के संदर्भ में अगर बात करें तो मेडिकल में अगर कोई भी रिसर्च किया हो तो उसको अपन कहते हैं क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसी प्रकार से अगर इतिहास के संदर्भ में अगर अपन अनुसंधान किया तो ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान का मतलब वह जो किसी भी सुदूर बिंदु पर व्यक्तियों और समूह के दर्शन सहित अतीत यानी पुरानी घटनाओं और विचारों का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों जैसे दस्तावेज, अवशेष आदि का उपयोग करता है। तो ये अन्य भी एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि शोध के प्रकार हैं। लेकिन यहाँ हमने दोस्तों मुख्य रूप से मुख्य शोध के बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही देखिए शोध का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च या सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। हमें इन 8-9 प्रकार को आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी अपन बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट आपके बिंदु है शोध का महत्व, कि हम इसका रिसर्च क्यों करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। अगर अपन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च की बात करते हैं अज्ञानता का निराकरण के लिए, अज्ञानता का निराकरण होता है, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। अनुसंधान नई जानकारियां व्यवस्थित रूप में प्रदान करके हमारी अज्ञानता का निराकरण करता है। किसी भी विषय में ज्ञान व जानकारी प्राप्त करने का अर्थ होता है इस विषय के संबंध में समस्त जो अंधकार है उसको दूर कर देता है। उदाहरण के लिए देश में नए नए तेल व गैस क्षेत्रों की खोज व अनुसंधान ने हमारी पेट्रोल और गैस का उत्पादन बढ़ने की क्षमता में मदद की है। ऊर्जा के नए नए साधनों की खोज ऊर्जा की बढ़ती कमी को दूर करने में हमारे सहायक रहे हैं। समुद्री लहरें, गोबर गैस आदि से प्राप्त ऊर्जा ने एक तरह से इसकी उपयोगिता को बढ़ाई है, यानी हमारी अज्ञानता को दूर करने में मदद की है। तो कहने का मतलब अज्ञानता का निराकरण करने में अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। समाज कल्याण में सहायक। दूसरा, समाज कल्याण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर। समाज कल्याण में सहायक। शोध कई उद्देश्य वो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सिग्निफिकेंस है। अनुसंधान की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट को समाज कल्याण कार्य में वैज्ञानिक स्तर
पर प्रतिष्ठित किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किसी विषय पर किया गया कार्य जब तक मानव कल्याण के लिए हितकारी नहीं होगा तब तक उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्षेत्र में आपने उद्योग की स्थापना की और उसमें ये देखना है कि वहाँ कच्चा माल के साथ श्रम की उपलब्धता है या नहीं है, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। जैसे कि जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना इसलिए की गई कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन स्तर ऊपर उठ सके, यही वहाँ का उद्देश्य था। कहने का मतलब समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, तभी हम यूँ कहेंगे कि वास्तव में समाज कल्याण में संबंधित शोध सहायक है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रगति में सहायक। सामाजिक प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक प्रगति का मतलब है सामाजिक जीवन में अच्छाई लाने के लिए परिवर्तन किया जाना। जैसे किसी नगर का मास्टर प्लान हमें ये बताता है कि हमारा ये उद्देश्य है कि उस नगर का सुनियोजित विकास हो और नगर को आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिल सके और अपने जीवन में प्रगति कर सके। तो सामाजिक प्रकृति में एक तरह से अनुसंधान क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एक है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक घटनाओं से संबंधित कोई भी अनुसंधान ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र का विकास करने के लिए सड़क का निर्माण करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि स्थानीय सामाजिक जीवन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, वह पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो, बल्कि उनके द्वारा स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास का ऐसा मार्ग विकसित हो ताकि उनको रोजगार मिल सके या रोजगार विकास की संभावनाएं वहाँ पर एक तरह से घटने पर उस क्षेत्र पर अपना प्रभावी नियंत्रण हो सके। कहने का मतलब सामाजिक नियंत्रण में भी ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, सहायक है। विषय की प्रगति में सहायक, जो भी विषय अपन पढ़ रहे हैं विषय की प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोग्रेस ऑफ द सब्जेक्ट। प्रत्येक भौगोलिक शोध से प्राप्त ज्ञान भूगोल के विकास में सहायक है, भूगोल के विकास में सहायक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें इनको ध्यान में रखना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, अन्यथा अपन जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो अपन ने चर्चा की है, हमने चर्चा की एक तो सिलेबस पर कि आरपीसी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर में 13 चैप्टर हैं। उसके बाद हमने जो पहला चैप्टर लिया, शोध क्या है, शोध के प्रकार क्या हैं और शोध का महत्व क्या है। अब मैं दोस्तों उन प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो विगत प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चन, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। जैसे प्रश्न आया था शोध का मुख्य ध्येय क्या है या शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आरपीएससी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया जो कि अपन पढ़ चुके हैं। मुख्य उद्देश्य है, उसमें विकल्प थे साहित्य की समीक्षा करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव था पहले से ज्ञात का सारांश करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, और एक ऑब्जेक्टिव था नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना।
तो जो इसमें अगर अपन विकल्प, सभी विकल्पों के संदर्भ में बात करते हैं तो नए तथ्यों की खोज करना, नए तथ्यों की खोज करना। एक क्वेश्चन तो ये था जिसका आंसर ये होगा। इसी चैप्टर के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और आया था जिसमें पूछा गया था जिसमें कि किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। इस तरह से एक प्रश्न था, मतलब एक तरह से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, तो हमें उसका जवाब देना था वर्णनात्मक अनुसंधान। क्या जवाब देना था अपन को? वर्णनात्मक अनुसंधान, इसका जवाब देना था। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न और भी यहाँ प्रश्न आए थे। एक आध प्रश्न में और बात करना चाहूँगा यहाँ कि कौन सा पक्ष शोध के महत्व से संबंधित नहीं है। एक ऐसा प्रश्न भी आया था कि कौन सा पक्ष शोध के महत्व से संबंधित नहीं है, जिसमें विकल्प दिए हुए, जिसमें 4 विकल्प दिए हुए थे, जिसमें था कि शोध में सुझाए गए सुझाव सार्वभौमिक होते हैं। ये नहीं है, बाकी शोध वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है, शोध तार्किक रूप सोच में वृद्धि करता है, भौगोलिक शोध का आधार स्थानिक और समय होता है, समय अनुसार शोध चेंज होता रहता है, रिसर्च चेंज होता रहता है स्थानिक और उसके समय के अनुसार। तो इस तरह से देखिए, एक तरह से अपन यूँ कहें कि शोध के महत्व से दूसरा प्रश्न था, ये जो प्रश्न है एक तो शोध के प्रकार से रिलेटेड था, और अभी जो मैंने बात की है शोध के महत्व से प्रश्न आया हुआ है। मैं विगत प्रश्न पत्रों पर ही चर्चा कर रहा हूँ। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी से लगभग 10-11 या 9 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो अगर अपन जैसे इस चैप्टर की बात की है, पहला ही जो चैप्टर बात की है, यहाँ अपन ने एक तो शोध का उद्देश्य की बात की है, या शोध के प्रकार के बारे में पूछा गया है, और सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया है। बहुत सीधे प्रश्न आते हैं, यदि आप इसको डिटेल पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऐसे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पहला चैप्टर पूरा होता है। पहला चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत शोध क्या है, शोध के प्रकार क्या है, और शोध का महत्व क्या है, और जब भी हम अनुसंधान करेंगे तो इनके स्टेप क्या है, यानी शोध पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट 2 का मतलब है ये प्रथम प्रश्न पत्र में है। ये यूनिट 2 प्रथम प्रश्न पत्र ज्योग्राफी के अंतर्गत है, जिसमें ये 13 चैप्टर हैं। तो आज हमारा दोस्तों यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार ये पहला चैप्टर पूरा होता है, मीनिंग, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। और हमने ये भी चर्चा कर ली कि यहाँ किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चरर होगा रिसर्च अप्रोचेज, यानी अनुसंधान के उपागम के बारे में। आज ये अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद दोस्तों।